नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों ये जरूरी नहीं है लेकिन हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों हेलबाउंड। मूवी स्टार्ट होती है कैफे से, जहां पर एक टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था, जहां पर जिनसू नाम का एक आदमी जो कि कल्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर है, वो लोगों को समझा रहा था कि कैसे बहुत टाइम से कुछ अजीब सी चीज जो कि एक एंजल है लोगों को एक प्रेडिक्शन देती है, जो कि प्रेडिक्शन होती है उनकी डेथ की। और फिर उसी टाइम और डेट पर कुछ अजीब से डीमंस आते हैं और उस इंसान को मार डालते हैं। इसी सब के दौरान उस कैफे में एक आदमी बैठा था जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो टाइम टू टाइम अपने मोबाइल पर टाइम चेक कर रहा था और जैसे ही 1:20 होते हैं कि 3 डीमंस वहां पर आके उसे मारने की कोशिश करते हैं। ये आदमी वहां से भाग के बाहर निकल जाता है, लेकिन वो 3 डीमन उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं और थोड़ी देर बाद वो तीनों डीमंस गायब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव को जो कि अपने दोस्त के साथ क्राइम सीन पर आता है, सारे ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि कैसे यहाँ पर हमें कोई भी सबूत ही नहीं मिला है। और साथ ही वहाँ पर एक सेमिनार भी चल रहा है जहाँ पर जिनसू लोगों को बता रहा है कि ये सारा गॉड एक्ट है। वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बुरा किया है, जैसे कि किसी का खून किया हो, किसी का कोई रेप किया हो या नुकसान पहुंचाया हो, ऐसी हरकतों की वजह से वो पनिश हो रहे हैं। डिटेक्टिव जिनसू के पास आता है, उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, जिसके बाद वो बताता है कि कैसे ये सारा गॉड एक्ट है और पुलिस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब साथ ही डिटेक्टिव को यहाँ पर अपनी बेटी नजर आती है, जिसके बाद जिनसू बताता है कि आपकी बेटी मेरे यहाँ पर एक वॉलंटियर है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको लेके जा सकते हो। साथ ही वो अपने बचपन की स्टोरी बताता है कि कैसे मैं एक ऑर्फन यानी कि अनाथ था और कितने सालों से मैं ऑर्फनेज में रह रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत की ख्वाहिश में गुजारी थी, जिसके बाद वो सिर्फ ये चाहता था कि लोगों को ना पता चले कि उसने अपनी जान भी दी है। और इस मकसद के लिए वो तिब्बत भी गया था और वहां पर भी उसने ये 3 क्रिएचर्स उस आदमी को मारते हुए देखे थे, जिसके बाद वो समझ गया था कि ये सारा गॉड एक्ट है और ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी मकसद में लगा थी कि ये लोगों को बता सके कि उन्हें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा। जिनसू डिटेक्टिव को बताता है कि आपकी बेटी ने मुझे पहले ही बता दिया है कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे एक ड्रग एडिक्ट ने आपकी पत्नी को मार डाला था। क्या ये सही बात नहीं कि 6 साल के बाद भी वो आज़ाद हो गया और कैसे आप और आपकी बेटी अभी तक जिंदगी में बहुत ही उदास है। डिटेक्टिव भी दिल ही दिल में उसकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत था। इसके बाद हम देखते हैं एक औरत है जिसका नाम पार्क है। वो अपने घर जाती है तो रात को उसके बच्चे उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने लगते हैं। वो एक केक लेकर आते हैं और साथ ही एक वीडियो भी बना रही होती है। यहाँ पर अचानक से एक प्रेडिक्शन होती है जहाँ पर एक एंजल आकर पार्क को बताती है कि कैसे 5 दिन बाद ठीक 3 बजे उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ऑनलाइन एक आदमी को देखते हैं जो कि एरोहेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वो भी द न्यू टूथ कल्ट के साथ ही काम करती थी। ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बस गुंडे और बदमाश थे जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑनलाइन सबके सामने लेकर आते थे। ये ऑनलाइन उस आदमी के बारे में बता रहा था कि कैसे वो सब लोगों को समझा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं है और ये बात एरोहेड के बिल्कुल अगेंस्ट थी। इसीलिए ये लोग उस आदमी को पकड़कर बहुत ही ज्यादा मारते हैं। लॉयर मिन के साथ जाता है डिटेक्टिव के पास। मिन डिटेक्टिव को बताती है कि कैसे एरोहेड के लोग अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद में इनको कॉल आती है पार्क की, जो बताती है कि कैसे प्रेडिक्शन के टाइम उसके बेटे ने एक वीडियो बना ली थी। इस वीडियो को जिनसू ने भी देखा था और इसके बाद जिनसू ने उससे कोलैबोरेट करने के लिए कहा था कि जब 5 दिन के बाद जब तुम्हारे पास डीमंस आएंगे तो हम उन सारे इंसिडेंट्स को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। अगर उसने ये सारा इंसिडेंट लाइव स्ट्रीम करने दिया तो जिनसू उसे 3 मिलियन पाउंड देगा और उसके बाद भी अगर डीमन उसे मारे या ना मारे उसके पास पैसे तो रहेंगे ही। इसीलिए वो मिन के पास आई थी कि अगर वो मर जाती है तो वो 3 बिलियन उसके बच्चों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको अभी तक मेरी आवाज में ये वीडियो पसंद आया और आप इसे आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इनको पहले तो ये सारी चीज बिल्कुल ही फेक लग रही थी, जिसके बाद वो एग्री कर देती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर इसके बाद ये लोग जिनसू से मिलने के लिए चाहते हैं। मिन जिनसू से कहती है कि ये चीज डील होनी चाहिए कि इनकी आइडेंटिटी किसी के सामने ना जाए और जिनसू इस बात से एग्री कर लेता है। जिसके बाद वो पार्क से कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने लाइफ में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से डीमंस तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। पर यहाँ पे मिन कहती है कि तुम्हें उस चीज का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब में मिन डिटेक्टिव को भी इन्वॉल्व कर लेती है। डिटेक्टिव मिन से पूछता है कि तुम इसके बच्चों के साथ क्या करोगी। मिन बताती है कि मैं इन्हें इनकी कजिन के पास भेज दूंगी और क्या है। डिटेक्टिव का जो दोस्त था वो एरोहेड को फॉलो करता था और इसीलिए उसने
पार्क और उसके बच्चों की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लीक कर दी थी, जिसके बाद पार्क कॉल करती है मिन को और बताती है कि कैसे सारे लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है, जिसके बाद वो इन बच्चों को कनाडा भेज देती है। अब डिटेक्टिव को अपनी बेटी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैं अपने दोस्त के घर पर रुक रही हूँ आज रात, बल्कि इनफैक्ट वो रियलिटी में जिनसू के साथ थी। वो जिनसू से शेयर करती है कि उसकी फॉल्ट है, कि जिनसू को बताती है उसकी माँ की मौत की वजह वो खुद ही है। वो बताती है कि कैसे उस दिन अपने पिता के पास जाना था कुछ डिलीवर करने के लिए, पर वो बहुत ही लेट हो गए, जिसकी वजह से उसकी मॉम को जाना पड़ा। और ऐसे ही रास्ते में एक ड्रग एडिक्ट ने उसकी मम्मी को मार डाला और ये सारा ब्लेम खुद को ले लेती थी। ये सब सुनने के बाद जिनसू डिटेक्टिव की बेटी को अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ पर वही ड्रग एडिक्ट था जिसने उसकी मॉम को मारा था। अब डिटेक्टिव की बेटी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उस ड्रग एडिक्ट को बेहोश कर देती है, जिसके बाद जिनसू उसके साथ मिलकर उसे जला देते हैं। अब इसके बाद डिटेक्टिव की बेटी को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। जिनसू को उस पर एहसान हो गया था, वो अपनी माँ की मौत का बदला ले चुकी थी। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिल जाती है जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी। और ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ पर आती है तो डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि ये वही आदमी था जिसने उसकी बीवी को मारा था। अब वो दिन आ चुका है जब पार्क को मारने के लिए डीमंस को आना था। इस सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत सारे वीआईपी लोग भी आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। और जैसे ही वक्त पास आने लगता है, पार्क बहुत परेशान हो जाती है और सबकी नजरें घड़ी पर थी कि जैसे टाइम पूरा होगा क्या डीमंस आएंगे या नहीं। जैसे टाइम पूरा होता है तो तुरंत 3 डीमंस आ जाते हैं और पार्क को मारने लग जाते हैं। डिटेक्टिव बहुत कोशिश करता है कि पार्क को बचाए, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। डीमंस उसे जोर से गिरा देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। पार्क की डेथ के बाद वो सारे लोग समझ जाते हैं कि ये गॉड विल ही है। इसके बाद सब इस बात पर यकीन करने लगते हैं। जब डिटेक्टिव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बेटी भी घर पर नहीं पहुंची है। इसके बाद डिटेक्टिव जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि पूरा शहर कितना ज्यादा सुनसान हो गया है, हर कोई चीज से डर के अपने घर में बंद हो चुका है। इसके बाद वो जिनसू के साथ ऑनलाइन एक इंटरव्यू होता है जहां पर वो सब लोगों से कहता है कि अपनी ज़िंदगी वापस नॉर्मल तरीके से जीना स्टार्ट कर दीजिए, घरों से बाहर निकलिए, लेकिन हमें सारे काम अच्छे करने हैं। कोई भी बुरा काम करेंगे तो हमारी मौत भी निश्चित है। उन्हीं के साथ होता है ये चीज़ जो अपनी लाइफ को बुरी तरीके से गुजारते हैं और बुरे काम करते हैं। अब डिटेक्टिव नोट करता है कि जिनसू का इंटरव्यू वीडियो में उसके पीछे उसकी बेटी की जैकेट भी लटकी हुई है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिनसू के साथ ही है। यहाँ पर लैपटॉप पर उसे उसकी कुछ फाइल्स रिसीव होती हैं जहाँ पर वीडियो में वो देखता है कि कैसे उसकी बेटी ने उस ड्रग एडिक्ट पर अटैक किया था और उसे समझ नहीं आता कि जिनसू ने उसे वीडियोस क्यों भेजी होंगी। इसके साथ ही एरोहेड का वही मेंबर दोबारा से लाइव आकर बताता है कि कैसे वो सारे लोग भी बुरे हैं जो इन सब चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे कि मिन, क्योंकि उसने उन बच्चों को बाहर भेज दिया। और जिस दिन पार्क के साथ ये सब हो रहा था तो डिटेक्टिव ने भी उन डीमंस को रोकने की कोशिश की थी। ये सब लोग भी बहुत बुरे हैं कि ये सब देखने के साथ ही मिन समझ जाती है कि एरोहेड के लोग तो उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फौरन घर जाती है, अपनी मॉम से कहती है कि पैकिंग करो, हमें इस जगह को छोड़कर तुरंत ही यहाँ से निकल लेना होगा, कल्टी होना होगा। वहां पर मिन को अपने नाम पर एक कुरियर मिलता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जिनसू ने 14 साल पहले ये सब चीजें एक्सपीरियंस की थी। अब ये नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसमें भी प्रोटेक्शन ले ली थी। वो ये फोल्डर पुलिस स्टेशन के पास जाती है। वहां पर वो देखती है कि वो भी पूरा खाली और तहस नहस है और एरोहेड के लोगों ने वहां पर भी बहुत ही बुरी तरीके से तबाही की थी। अब यहाँ पर उसके कलीग की फोन आती है कि एरोहेड के लोगों ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, जिसकी वजह से मिन अपनी मॉम के साथ फौरन एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो ये जगह छोड़कर जा सकती, एरोहेड के लोग आते हैं और उसकी माँ और मिन को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद वो बहुत मुश्किल के बाद अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ पर वो नोट करती है कि आसपास के लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहे हैं। उन सब लोगों को पता था कि वही है जिसने गॉड विल में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी। अब डिटेक्टिव चाहता है कि जिनसू के घर अपनी बेटी को ढूंढते हुए, वहाँ उसे जिनसू नहीं मिलता और वो बाहर बहुत सारे लोग थे जो कि जानते थे कि ये वही डिटेक्टिव है जिसने पार्क को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा उसे मारते हैं और अचानक से जिनसू का फ़ोन आता है। डिटेक्टिव सब लोगों को बताता है कि जिनसू की कॉल है और सब लोग उसे मारना छोड़ देते हैं, जिसके बाद जिनसू से बताता है कि मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन जाती है उसी आदमी के पास जिसने उसे पार्सल भेजा था। वो आदमी कहता है कि मेरे पास सारा इंटरव्यू है जिसमें जिनसू ने अपनी सारी रियलिटी बताई थी, पर वो ये सब कहकर वो चीज़ डिलीट कर देता है। मिन जब उससे पूछती है कि तुमने डिलीट क्यों किया तो वो कहता है कि जिनसू कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और उसने मुझे एक ऑफर भी दिया कि मैं तुम्हें न्यू टूथ का लीडर बना दूंगा।
अगर तुमने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया तो इसके बाद मिन भी वहां से जाने लगती है, पर बाहर उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि उसे मारने लगते हैं। वो इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है जिसके बाद वो लोग उसे एक जगह पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब डिटेक्टिव उस जगह पर पहुंचता है जहां पर जिनसू ने उसे भेजा था। वहां पर जिनसू खुद डिटेक्टिव का वेट कर रहा था। जब डिटेक्टिव आता है तो जिनसू से कहता है कि मेरी प्रेडिक्शन भी हो चुकी है 14 साल पहले, और मेरी प्रेडिक्शन का टाइम 10 मिनट बाद खत्म होने वाला है, जिसके बाद डीमंस मुझे भी आकर मार डालेंगे। पर मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मुझे प्रेडिक्शन मिली। पूरी जिंदगी मैंने उस वजह को ढूंढने में लगा दी, और इसी वजह से मैंने पूरी जिंदगी बहुत डर कर जी है, और शायद इसी वजह से मैं अच्छे काम करता रहा। और अब मैं भी ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग डर कर जिंदगी गुजारें और अच्छे काम करें, ताकि बुराई यहाँ से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। डिटेक्टिव बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जिनसू कहता है कि तुम घबराओ मत, वो घर पर तुम्हारा वेट कर रही है। अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरी मौत की वीडियो बनाकर अपलोड कर दोगे, तो मैं तुम्हारी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें तुम्हारी बेटी उस ड्रग एडिक्ट को मार रही है, या तो सेकंड ऑप्शन ये है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दो और किसी को भी पता न चले कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं हम देखते हैं कि कैसे वहां पर डीमंस आ जाते हैं और जिनसू को मार देते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर डिटेक्टिव पहुंचता है अपने घर, जहां पर उसकी बेटी उसका वेट कर रही थी। स्टोरी शिफ्ट हो जाती है 4 साल के बाद की। 4 साल बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि डीमंस उनका इतना दबदबा हो गया और इतना खौफ हो गया कि हर जगह उनकी तस्वीरें और मूर्तियां लगने लग गईं। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कैंपिंग वीडियो चल रही थी जो कि एक कल्टी चला रहा था। उसमें उन सारे लोगों को बताया जा रहा था कि जो लोग अपने प्रेडिक्शंस को छुपा रहे हैं ताकि यहाँ पर आकर उनको मारा न जाए, उन लोगों को सामने आना चाहिए और अपनी स्टोरी खुलकर बतानी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रोडक्शन टीम थी, लेकिन वीडियो एडिटिंग टीम कुछ खास पसंद नहीं थी। अब एडिटिंग का काम दिया जाता है मिस्टर बे को, जो कि खुद इस काम से बहुत ही तंग आ चुका था। और अभी रिसेंटली उसका एक न्यू बॉर्न बेबी भी हुआ था और वो अब तक उसे मिल भी नहीं पाया था। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था। अब यहाँ पर वो दोबारा से एडिटिंग करने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, पर वो डेस्क पर नहीं था। बे को वहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक एड्रेस भी था किसी फिशिंग स्पॉट का। साथ ही उसका दोस्त वहाँ पर आता है। बे उससे कहता है कि चलो दोबारा से एडिटिंग के लिए, पर उसका दोस्त बहाना करता है, कहता है कि मुझे मेरी बीवी के पास जाना है, तो तुम ये काम एक काम करो, अकेले ही करो। उसका दोस्त थोड़ा परेशान लग रहा था। साथ ही उसकी वाइफ की कॉल भी आ जाती है। वो बे से कहती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो बनाकर देती हूँ तुम्हारे न्यूबॉर्न बेबी की। जिसके बाद वो इंटेंसिव केयर में जाती है। उसके बेबी की तबीयत कुछ खास नहीं थी। वहाँ पर वो कैमरा ऑन करती है और साथ ही उसके बेबी को प्रेडिक्शन मिल जाती है कि कुछ अरसे बाद उसकी भी डेथ हो जाएगी। प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उसके बेबी की डेथ 5 दिन के बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर बे को उसकी फ्रेंड की वाइफ की कॉल आती है जो बताती है कि काफी दिनों से उसका हस्बैंड कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। अब ये सुनने के बाद बे उसी फिशिंग स्पॉट के एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे नजर आता है कि उसका दोस्त रो रहा था। वो उसको आवाज देता है तो उसका दोस्त वहां से भागने लग जाता है। अब यहाँ पर वे अपने दोस्त को पकड़ता है तो वो रोने लगता है और बताता है कि कैसे उसे भी अरसे पहले एक प्रेडिक्शन हुई थी। वो ये नहीं चाहता था कि न्यू टूथ कल्ट के लोगों को पता चले कि उसको भी प्रेडिक्शन मिली है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद वो लोग उसकी फैमिली को बहुत तंग करने वाले हैं। इसीलिए उसने इस फर्म को कांटेक्ट किया था ताकि इसके मरने के बाद वो लोग इसकी बॉडी को कहीं छुपा दें और उसकी फैमिली को पता ना चले। और ये लोग तो खुद सारे प्रूफ मिटाकर कुछ बहाना बना देंगे। अब साथ ही टाइम अप होता है और डीमंस आकर बे के दोस्त को मार देते हैं। साथ ही सूडो फर्म के लोग आते हैं और यहाँ उसकी बॉडी और सारे प्रूफ्स को मिटा देते हैं। एक प्रोफेसर आता है और बे से कहता है कि यहाँ पर अब जो कुछ भी हुआ था तो हम इस बात को भूल जाना। ये लोग बे को बेहोश करके एक सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं। बे को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है। बे जब उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके न्यू बॉर्न बेबी को भी प्रेडिक्शन मिल चुकी है। दूसरी तरफ न्यू टूथ कल्ट के लीडर भी उसी तरफ पहुंच जाते हैं जहां लेक पर बे की फ्रेंड को मारा गया था। वहां पर उन्हें सूडो लॉ फर्म का कार्ड मिलता है। यहाँ पर एक लड़की आकर लीडर को बताती है कि कैसे उन्हें एक और पापी का पता मिल गया है। ये लोग उस पापी के पास जाते हैं ताकि उसकी भी वीडियो बना सकें। वो पापी इनको बताता है कि यहाँ पर मैं भी एक सूडो लॉ फर्म के साथ काम कर रहा था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी मौत के बाद ये लोग सारे सबूत मिटा दें। इसके बाद न्यू टूथ कल्ट के लोग एक नई मीटिंग बुलाते हैं ताकि इस चीज को डिस्कस किया जा सके। यहाँ पर मीटिंग में कल्ट के लीडर को पता चलता है कि सूडो लॉ फर्म की ओनर है लॉयर मिन। ये वही औरत है जिसको पहले इन लोगों ने मार दिया था, पर वो मरी नहीं थी, जिंदा है।
यहाँ पर कल्ट के लीडर को लगता है कि मिन तो गॉड का मजाक उड़ा रही है, इसीलिए इस नई फर्म के सारे लोगों को पकड़ कर लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ बे को बहुत परेशानी थी। वो अपने ऑफिस जाता है और उसी प्रोफेसर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उस क्राइम सीन के ऊपर से सब कुछ भूल जाने के लिए कहा था। यहाँ पर बहुत मुश्किलों से उसे एड्रेस मिलता है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे ये बात समझ नहीं आई थी कि अगर प्रेडिक्शन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने गुनाह किया था, तो उसके न्यूबॉर्न बेबी को कैसे प्रेडिक्शन मिल गई। यहाँ पर प्रोफेसर बे को बताता है कि बात बिल्कुल गलत है और सिर्फ सिनर्स को ही प्रेडिक्शन नहीं मिलती। वे यहाँ पर प्रोफेसर से कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जिसके बाद ये लोग मिलते हैं लॉयर मिन से। मिन उसे बताती है कि कैसे सारा काम जिनसू ने बहुत साल पहले स्टार्ट किया था और 4 साल पहले उसकी भी मौत हो चुकी थी। सब लोगों को लगता है कि सिर्फ सिविल्स के साथ ये होता है और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये सब कुछ गलत है उन्हें बहुत ही अच्छे प्रूफ की जरूरत है। मिन यहाँ पर वैसे कहती है कि अगर वो अलाउ करे तो ये लोग उसके बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ताकि सारे लोगों का डाउट क्लियर हो, क्योंकि ये सिर्फ सिनर्स के साथ ही नहीं हो रहा है। अब ये बात सुनकर तो बे बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और इन सब लोगों पर चिल्लाने लगता है। मैंने यहाँ पर बे को थोड़ी सी तसल्ली देती है और बताती है कि कैसे तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी किया ही नहीं जाएगा। साथ भी वो ये भी बताती है कि कैसे 4 साल पहले पार्क की लाइव ब्रॉडकास्ट को रोक नहीं पाई और हर एक को यकीन हो गया कि ये सारा काम गॉड का ही है और अब इसलिए मैन खुद को ही ब्लेम करती है। और प्रोफेसर साहब बताते हैं कि उनकी भी एक बेटी थी। वो दोनों बीच पर जा रही थी, जहां पर रास्ते में उसकी बेटी को प्रेडिक्शन हुई कि वो 30 सेकंड्स के बाद मर जाएगी। उसे अपनी बेटी का चेहरा भी याद है कि वो उसे शायद कुछ बताना चाह रही थी, और लेकिन उससे पहले भी उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ सुडुलो फर्म के एक आदमी को न्यू टूथ कल्ट के लोग उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा मारा जाता है। एंड में आकर वह प्रोफेसर का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसके बाद एरोहेड के लोग प्रोफेसर के घर पहुंचकर और उसे एक अलग जगह पर लेके जाते हैं। यहाँ पर उसकी लोकेशन खोली जाती है ताकि पता चल सके कि वो कहाँ गया था। इसके बाद यहाँ का लीडर एरोहेड कहता है कि इसको मार डालो। इसके बाद प्रोफेसर को मार डाला जाता है। एरोहेड का अगला टारगेट मिन था। वो उसे पकड़ने चाहते, लेकिन वो पहले ही वहां से चली गई थी और वो सारा कुछ वहां से इरेज करके निकली थी। इसके बाद वे अपनी बीवी को बताता है कि कैसे वो कुछ लोगों से मिला था और अब वो अपने बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि सिर्फ सिनर्स के साथ ही नहीं होता। यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोती है। वे अपनी वाइफ को समझाता है कि अगर ऐसा नहीं किया ना हमने तो वो इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर दिखा देंगे। अब नेक्स्ट डे पे देखता है कि टीवी पे दिखा रहे हैं कि न्यू टूथ कल्ट के लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है। साथ ही टीवी पर इस फर्म के बारे में बता दिया जाता है। अब ऐसे ही बे कॉल करता है मिन को और बताता है कि कैसे प्रोफेसर को मार दिया जाता है। मिन बे से कहती है कि वो अपनी वाइफ के साथ ही रहे। जब वो अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसकी वाइफ अपने बेबी को लेकर न्यू टूथ कल्ट के लोगों के पास चली जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसकी बेबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बे की वाइफ जब वहाँ के लीडर के पास जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर उसकी बेबी की प्रेडिक्शन हुई थी, तो बहुत ही ज्यादा ब्लैंक हो जाता है और कहता है कि उन्हें हर केस के बारे में नहीं पता चलता। जिसके बाद वो वीडियो देखकर बाकी सारी टीम के पास जाता है। वहाँ पर डिस्कशन होती है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो लोगों को उन पर यकीन ही नहीं रहेगा कि कैसे एक बेबी के साथ भी ये सब हो रहा है। जिसके बाद वो बेबी को वे की वाइफ से अलग करने की कोशिश करते हैं। न्यू टूथ कल्ट की बिल्डिंग में बहुत सारे रिपोर्टर्स भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। यहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और कहता है कि 10 मिनट के अंदर उसकी प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठा के बे और मिन अंदर जाते हैं। बे की वाइफ और बेबी को वहां से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मिन उन्हें एक घर लेकर आती है, जहाँ पर एक आदमी होता है जिसको 3 साल पहले प्रेडिक्शन मिल चुकी थी। यहाँ पर मिन बे से मिलती है और कहती है कि अब उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। अगर ये लोग वीडियो सब लोगों को दिखा देते हैं तो लोगों को कई हद तक इन पर यकीन आ जाएगा, और इस काम के लिए उन्हें वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। वो आदमी जिनके घर में लोग गए थे इन्हें बताता है कि कैसे वो पहले बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन काम किया करता था, और अगर उसने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की तो बहुत से लोगों तक ये पहुँच जाएगी। मिन बे को बताती है कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इनके पास कोई अच्छी जगह नहीं है, इसीलिए इनको यहीं पर कहीं पास में ही पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बुरी चीज़ पता चलती है कि जिस इंसान के घर ये लोग आकर रह रहे थे ये वही था जो पहले एरोहेड के लिए यहाँ पर लाइव वीडियोस किया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये आदमी घर से बाहर जाता है और कल्ट वालों को फ़ोन करके बता देता है कि कैसे वो छोटा बेबी इनके घर ही है।
अब वहाँ पर लीडर इसको बहुत ही मजे से माइंड गेम के साथ कंफ्यूज करता है और बताता है कि कैसे गॉड ने ये सब कुछ प्लान इसीलिए किया था क्योंकि इस आदमी की भी डेमोन्स्ट्रेशन बेबी के 5 मिनट की बात की थी। इसीलिए वो उससे कहता है कि जैसे ही बेबी की डेथ हो जाए हर चीज को मिटा देना ताकि लोगों तक ये बात ना पहुंच पाए कि एक बेबी को भी इस तरह से प्रेडिक्शन आई है, वरना कोई भी न्यू टूथ के लोगों पर विश्वास ही नहीं करेगा। इस बात को सुनते के साथ ही वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, जिसके बाद वो बिल्कुल ही पागल वाली हालत में पहुंच जाता है अपने घर और वहां पर वो बे से मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। वो बे पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो ऊपर जाता है ताकि बे की वाइफ और बेबी को भी मार सके। यहाँ पर अचानक से मेन उस आदमी पर हमला करती है और बेबी को बचा लेती है। अब टाइम ऊपर हो चुका था और यहाँ पर आ जाते हैं वो डीमंस बेबी को मारने के लिए। मेन उन डीमंस से बहुत लड़ने की कोशिश करती है। अब बेबी को भी होश आ जाता है और वो अपने बेबी को बचाने के लिए खुद को और अपने वाइफ को बीच में बहुत सहमत करके अपने बेबी को बचा लेते हैं। इसके बाद डीमंस जैसे ही उन पर हमला करते हैं बे और उसकी वाइफ जल जाते हैं, बेबी बच जाता है। इसके बाद मेन बेबी को उठाती है और वहां से भागने लगती है। वही आदमी इनके पास दोबारा आता है मारने के लिए और डीमंस अब उस पर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। सब लोग जमा हो चुके थे और देखते थे कि कैसे बेबी बच चुका है। इतने में यहाँ पर न्यू टूथ कल्ट के लोग भी पहुंच जाते हैं। वहाँ का लीडर जब यहाँ पर आकर सब कुछ देखता है तो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। यहाँ पर वो लीडर एक आदमी को मारता है, जिसके बाद पुलिस उस लीडर को ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन बेबी के साथ एक टैक्सी में बैठी है। टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर मिन से कहता है कि इंसानों की दुनिया बहुत अजीब है, इन्हें अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए। हो सकता है कि ये टैक्सी ड्राइवर वही डिटेक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर उसका चेहरा ठीक से दिखाया नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पार्क की बॉडी फिर से जिंदा हो गई है। हो सकता है कि बेबी के बचने के बाद वो सारे लोग जो इस वजह से मरे थे दोबारा जिंदा हो जाएं। अब ये सारी बात तो हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगी, क्योंकि ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों कोरियन मूवी बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली स्टोरीज बनाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर इसका सेकंड सीजन भी जब आएगा तो हम आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन करके देंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम गगन है।